Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. 25th June 1975 इस डेट को याद रखना बड़ा ज़रूरी है. इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी इस डे को जो शुरू हुआ उसको द डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला जाता है. दैट टाइम पीरियड जब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को हटा दिया गया, प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक बैकग्राउंड में चला गया और एक ट्रांजिएंट मेजॉरिटी दैट इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपने आप को अनलिमिटेड पावर्स दे दी. इस पूरे दौरान इस पीरियड को इंटरनल इमरजेंसी बोला गया. दिस इज द फर्स्ट एंड दिस वाज द लास्ट एंड द ओनली अपॉर्चुनिटी that India was facing internal emergency under Article 352 of the Constitution. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं कि हाउ डिड दिस इंटरनल इमरजेंसी कम अबाउट, हाउ डिड वी एंड अप इनटू सच अ बिग ट्रैप कि अगर हम उसमें से नहीं निकलते तो वी प्रॉब्ली वुड हैव सीन द लास्ट ऑफ डेमोक्रेसी. एंड ऑल्सो एज polity students and the students of constitution you must know the various intricacies with relationship to your UPSC preparation इन सो फार एज इंटरनल इमरजेंसी इज कंसर्न. इस वीडियो को एक मिनट भी मिस करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है. डोंट मिस दिस. आई विल कीप इट शॉर्ट एंड मेक श्योर दैट इट इज रियली हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जामिनेशन. सो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ बड़े अच्छे ऑफर्स है अन अकेडमी की तरफ से. 19,999 प्लस 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है. ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE. ऑल्सो अगर आप ऑप्शनल में PSIR चूज करते हो, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो मेरा नया वीडियोस और रादर मेरे नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज मेरा कोड SIDLIVE एंड यू कैन अनलॉक ह्यूज डिस्काउंट्स एट अन अकेडमी. सो ये है आपके लिए ऑफर. द रियलिटी इज कि यहाँ पर द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स आर प्रेजेंट ऑन वन प्लेटफॉर्म. डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग. आज का जो वीडियो है इज अराउंड दिस न्यूज. सो टुडे आई वाज ट्रैवलिंग अराउंड दिल्ली, तो मुझे दिखा कि रोड्स पर बहुत जगह पर इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स है एंड विच से संविधान हत्या दिवस 2025 आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरे हो गए. सो एज आई सेड 25 जून 1975 और 26 जून 1975 की इंटरवीनिंग रात को इमरजेंसी लगाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. सो ऑल्दो संविधान हत्या दिवस आपको एक पॉलिटिकल सिंबल लगेगा, मैं इसके पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा. और हकीकत यह है विच यू कैन नॉट टेक अवे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था ऑन दिस डे एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डे. लेट्स नॉट मिस एवरीथिंग, राइट, बट मेरा एक डिस्क्लेमर है और वो डिस्क्लेमर ये है, सिंस दिस इज अ पॉलिटिकली चार्ज्ड टॉपिक, मैं पहले डिस्क्लेमर ये बना देता हूं कि मैं कुछ भी अपने पर्सनल कमेंट्स नहीं डाल रहा हूं. मैं एक्चुअली जो भी तुम्हें दिखाने वाला हूं आई विल सपोर्ट इट विद न्यूज़पेपर स्क्रीनशॉट्स और उस टाइम के न्यूज़ आइटम्स के अनुसार करूंगा, या फिर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स या फिर जस्टिस शाह कमीशन की जो भी रिपोर्ट्स है उसको मैं स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा. So anybody has any problem related to that, please take it up with these newspapers. Whatever I am teaching you is pure polity, POLITY. There is no political inclination with any of these discussion. We will now study a turning point in Indian constitutional history. एक एक वर्ड को ध्यान से समझो, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक पूरा बैकग्राउंड समझा देता हूं. स्टोरी स्टार्ट होती है 1971 में. 1971 में मैडम इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव लड़ती हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ रायबरेली और उनके साथ उनके ऑपोजिशन में जो है वो है मिस्टर राज नारायण. राज नारायण साहब और मैडम इंदिरा गांधी का जब चुनावी नतीजा आता है तो मैडम इंदिरा गांधी जीती हुई डिक्लेयर की जाती है, लेकिन मिस्टर राज नारायण को ये एलिगेशन लगाते हुए जाना जाता है, वो ही मेक्स एन एलिगेशन कि मैडम इंदिरा गांधी सिंस उस टाइम पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पावर का मिसयूज किया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उस टाइम के इलेक्शन ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस किया है. इन अदर वर्ड्स उन्होंने इलेक्टोरल ऑफेंस किया है,
यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है. दिस इज 1971, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. राज नारायण साहब की इस एलिगेशन को इलेक्टोरल ऑफेंस है या नहीं है, वो वहां के हाई कोर्ट फैसला करेंगे. तुम्हें मालूम है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सच मैटर्स हाई कोर्ट्स जाती है. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास इलेक्शन पिटिशन गया और वो जो केस बन गया वो बन गया राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी. इस केस का नाम तुम्हें मालूम होना चाहिए इफ यू अंडरस्टैंड और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रियल जेनेसिस ऑफ व्हाट हैपेंड अराउंड दैट टाइम. इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को फैसला दिया और 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी और उन्होंने ये जजमेंट दी दैट ही होल्ड्स or the court holds Madam Indira Gandhi guilty of electoral offences and thereby she will no longer be remaining the Prime Minister of India. ऐसे टाइम पर आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी ओपन होती है एंड दैट इज कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. सो आपको 15 डेज दिया गया इस जजमेंट में कि गो अहेड, file an appeal before the Honorable Supreme Court and let the Supreme Court finally decide whether to uphold this judgment or to overrule it. सुप्रीम कोर्ट में अपील के 15 दिन थे. काउंट 12 जून 1975 से 15 दिन. नाउ द पॉइंट हियर इज कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली फैसला करने में टाइम लगेगा. सो इन द इंटरिम अभी फैसला ही नहीं हुआ है. अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि यू आर गिल्टी और यू आर नॉट गिल्टी, इन दैट सेंस कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको अपहोल्ड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा. प्लीज रिमेंबर अभी 15 दिन दिए गए हैं. तो ऐसा क्या हो गया कि इस इतनी हड़बड़ाहट हो गई, इतना स्ट्रेस हो गया कि मैडम इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि उनकी गद्दी चली जाएगी, उनका पावर चला जाएगा, she will lose her position. There was huge amount of stress. और वो स्ट्रेस क्यों हुआ था उसका एक रीजन है. उसका एक रीजन ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग जिस पर एक प्रेशर था, 12 जून 1975 जस्टिस सिन्हा की जजमेंट आ चुकी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल स्टे दिया था जब तक कि द कोर्ट डज नॉट डिसाइड कि मेरिट्स पर क्या फैसला किया जाएगा. राज नारायण वर्सेस श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी एंड अनदर, ये केस जो था ये इतना स्ट्रेस इसीलिए भी दे गया बिकॉज वन मैडम इंदिरा गांधी की पावर, द पोजीशन पर एक मेजर सवालिया निशान हो गया था और दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गए थे उस टाइम एक ह्यूज पॉलिटिकल प्रेशर हो गया था बिकॉज ऑफ द कॉल ऑफ संपूर्ण क्रांति बाय जेपी. जयप्रकाश नारायण ने बिहार छात्र संघर्ष समिति के लाखों स्टूडेंट्स को जमा कर दिया था एट द रामलीला मैदान इन दिल्ली. एक बहुत बड़ी रैली निकालने का मंशा थी अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ मैडम गांधी इन द सेंस कि इनकी वजह से महंगाई हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन हो रहा है. और रामधारी सिंह दिनकर साहब की उस टाइम पर कविता बड़ी फेमस वॉर क्राई हो गई कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. जेपी के इस आंदोलन में उस टाइम पर हर स्टूडेंट लीडर, एवरीवन, द एंटायर ऑपोजिशन रैलीड बिहाइंड हिम कि अब ये टाइम आ गया है. सो देयर वर टू प्रेशर्स. वन जुडिशियल प्रेशर जिसमें कि उनकी खुद की कुर्सी जाने का चांस है. सेकेंड कि अगर वहां से भी बच भी जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर वॉज अ ह्यूज प्रेशर. इसी दौरान मैडम इंदिरा गांधी के जो क्लोज कॉन्फिडेंस थे, जो उनके दोस्त थे, सलाहकार थे और उनके सुपुत्र थे, उन्होंने उनको सजेशन ये दिया कि आप प्रेस में पढ़िए, आप न्यूज़पेपर्स में देखिए, जेपी संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान कर रहे हैं, क्या हम उसको रीड कर सकते हैं? कैन वी इंटरप्रेट इट एज इंटरनल डिस्टर्बेंस? The word internal disturbance is a word that used to be present in Article 352 of the Constitution. Hear my word properly, hear me out properly. It used to be present.
the Article 352 says if the president is satisfied that there exists a grave threat to the security of India or a part thereof on the grounds of war, external aggression, or internal disturbance, then the president may proclaim national emergency, राष्ट्रीय आपातकाल proclaim किया जा सकता है under Article 352. इससे पहले भी आर्टिकल 352 इस्तेमाल किया गया था वे बैक इन 1962 जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था. एक और बार प्रोक्लेम हुआ था 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के दौरान, जैसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बोलते हैं, बट दोनों वॉर के बेसिस पे हुए थे, यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी थी. पहली बार इंटरनल इमरजेंसी की बात होने लग गई एंड मैडम इंदिरा गांधी के सलाहकार और उनके सुपुत्रों ने उनको ये सजेशन दिया कि मैडम दिस इज द टाइम, गो टू द प्रेसिडेंट, जो कि उस टाइम पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, और उनको एडवाइस दीजिए कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर आप प्रोक्लेमेशन कीजिए और आर्टिकल 352 के बेसिस पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए. और प्रेसिडेंट, सिंस ही इज ऑलमोस्ट बाउंड बाय दैट एडवाइस, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया नेशनल इमरजेंसी. Now, if you would think that all of these things are happening by the rule and by the letter of the law, you are grossly mistaken. Because ऐसी एडवाइस देते टाइम कैबिनेट की मंजूरी होनी जरूरी है. बट ये एडवाइस मैडम ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब को ठीक इन द मिडल ऑफ द नाइट दी. और जब प्रेसिडेंट साहब ने ये उनसे मांग की कि कैबिनेट की जो एडवाइस है वो कहाँ है, उनका साथ जो परामर्श हुआ वो कहाँ है, तो प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को बड़ा कन्वीनियंटली बाईपास किया एंड टोल्ड द प्रेसिडेंट दैट यू शैल हैव दिस द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग. बट वो तरीका नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है. इट हैज टू बी द परामर्श, द एडवाइस हैज टू कम फर्स्ट बोथ फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेड अप ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स. वो बात अलग है कि इस केस में पूरी तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को बाईपास किया गया एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग कैबिनेट को बोला गया कि आप परामर्श दीजिए. इसी चीज को बाईपास और इसी चीज सेफगार्ड को बचाने के लिए लेटर ऑन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 पास किया गया था, जिसमें इस सेफगार्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है एंड इट हैज बीन टोल्ड कि अब रिटन एडवाइस आनी चाहिए बिकॉज ये झटका लग चुका है. इमरजेंसी प्रोक्लेम कर लिया गया एंड प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी ने न्यूज़पेपर में सबको बोला घबराने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू पैनिक अबाउट. इस दौरान नथिंग टू पैनिक अबाउट वाज फार फ्रॉम व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. एक लॉ को एक्टिवेट कर दिया गया और वो लॉ था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971. मीसा जो एक्ट था, दिस एक्ट वाज actually made during the days of India-Pakistan War of 1971. इस लॉ में पावर्स होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की. प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब ऑलमोस्ट विदाउट ट्रायल, ऑलमोस्ट क्या एक्चुअली विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, करीब 3 महीने के लिए तो आप बिना किसी से पूछे किसी को भी कस्टडी में ले सकते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एप्रीहेंशन कि दिस मैन इज अबाउट टू एक्ट फनी विद the security and the safety and the protection of the sovereignty and unity of India. प्रिवेंटिव डिटेंशन देखा जाए तो आप समझ सकते हो कि पुलिस और स्टेट की करीब करीब मनमानी अलाउ करता है और इस लॉ का रैम्पेंट मिसयूज किया गया. इफ यू लुक एट द न्यूज तो अब तुम देखोगे कि जेपी, मोरारजी देसाई, अडवाणी जी, अशोक मेहता, वाजपेयी जी, practically the entire opposition was behind bars using this dangerous law called as MISA of 1971. 35,000 से ज्यादा लोगों को, whoever opposed anything about the government was put behind bars. और ये बाद में जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट है. Nothing of this is beyond public domain. You can go and check it as and when you want to see. Essentially तुम्हारी लिबर्टी चली गई. Essentially your fundamental rights are gone now. आर्टिकल 20 एंड 21 को भी सस्पेंड कर दिया गया एंड व्हेन देयर वर मेनी हेबियस कॉर्पस पिटिशंस और बहुत सारी कोर्ट्स में अलग अलग पिटिशंस डाली गई, द स्टेट बड़ा प्राउडली आकर बोला था, इनफैक्ट इन द वर्ड्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम मिस्टर नरेन देव, उनकी लाइन थी ये, उन्होंने बोला हमारा है, स्टेट में आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया है,
आर्टिकल 21 इज गॉन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिपोजिटरी ऑफ राइट्स। अब आर्टिकल 21 ही नहीं है तो आप लिबर्टी की क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? दिस वॉज द infamous line in the ADM Jabalpur case, which of course is an argument for some other day, and that is मैं किसी और दिन ये वीडियो बताऊंगा। Either ways मीसा का इतना दुरुपयोग किया गया दैट इससे लोग घबरा गए, पूरा फियर का माहौल हो गया। Nobody said a word against the government. Please understand this goes completely against the spirit of democracy. डेमोक्रेसी में डिसेंट, सरकार के खिलाफ बोलना, उसके साथ अनअपोज, उसको अपोज करना, उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना इज नॉट ओनली तुम्हारा राइट बट एक्चुअली एक्सपेक्टेड होता है। डेमोक्रेसी जनतंत्र है, तुम्हें अलाउड होना चाहिए कि तुम पीसफुली, कम से कम पीसफुल रहो, लेकिन अपनी बात बोलो तो सही। लेकिन मीसा उस चीज को कंप्लीटली मना करता है, क्योंकि तुम बोलते ही तुम जाओगे जेल के पीछे। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीसा। तुम्हें लगता है यहीं पर बात खत्म होगी? सर्टनली नॉट। अगले ही दिन यानी कि 26 जून 1975 को प्री सेंसरशिप इंपोज हो गई, इन द सेंस कि अब तुम न्यूज़पेपर में वही छापोगे जो पहले तुम वेट करवाओगे विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। पहले गवर्नमेंट उसको चेक करेगी, ये ठीक लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं लिख रहे, ओनली देन विल इट गो ऑन द प्रेस। नाउ अगर ऐसे सिचुएशन है तो तुम्हारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नो लॉन्गर देयर। सारी मेजर न्यूज एजेंसीज, पीटीआई, यूएनआई, समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार को एक एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, समाचार, एंड इट वाज कंप्लीटली अंडर द रडार ऑफ द गवर्नमेंट। एंड द गवर्नमेंट सेड पहले हम देखेंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि वेदर और नॉट विल इट गो इन द प्रेस और नॉट। कुछ बहादुर एडिटर्स थे, कुछ बहादुर न्यूज़पेपर्स थे, जिनमें से एक थे मिस्टर रामनाथ गोयनका, जो कि इंडियन एक्सप्रेस को हेड करते थे। उन्होंने बोला वी विल नेवर लेट दिस हैपन। इफ यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू yield to this kind of arm twisting, you are sadly mistaken. I'd rather take out a blank editorial. तो उन्होंने ब्लैंक एडिटोरियल निकाला और बोला देखो मैं तुम्हारी मर्जी का नहीं छापूंगा, मैं अपना ऑपोजिशन इस तरह से रजिस्टर करवाता हूं कि आई विल नॉट लेट माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, माई फ्रीडम ऑफ प्रेस गो टू डॉग्स लाइक दिस। मैं इस तरह से सिचुएशन नहीं आने दूंगा। बट आई होप समझ सकते हो कि सारे न्यूज़पेपर्स इंडियन एक्सप्रेस नहीं थे और सब इतने बहादुर नहीं थे। मेनी ऑफ देम हैड टू यील्ड टू द प्रेशर of the government at that time, and this was not limited to the newspaper, it was also limited to, or it was also extended to the foreign correspondence. कोई फॉरेन प्रेस आकर हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है अगर उसको भी पब्लिश करना चाहती थी तो उसको भी स्क्रीन किया जाता था। जो फिल्म्स थी, जो म्यूजिक था, मूवीज, उनको भी स्क्रीन किया जाता था। बहुत सारी मूवीज है, इफ यू सी आंधी एंड सच मूवीज, जिसमें इनडायरेक्टली जो देश में हो रहा है उसको दिखाया गया था, उन सारी मूवीज को बैन कर दिया गया था। सम ग्रेट स्टार्स सच एज किशोर कुमार, उनको फोर्स किया गया था कि आप वही गाना गाओगे, वैसे ही गाओगे, उन्हीं तरीके से गाओगे, वही बातें बोलोगे जो सरकार चाहती है। एंड मिस्टर किशोर कुमार सेड नथिंग डूइंग, आई विल नॉट लेट इट हैपन। सो उनको भी न्यूज रेडियो से बैन कर दिया गया था। सो मेनी सच थिंग्स, तुमको कहानियां सुनेगी कि क्या क्या इमरजेंसी में हो रहा था। यू विल रियलाइज दैट दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आप इसको डेमोक्रेटिक सर्कल में, डेमोक्रेटिक स्पिरिट में, इनमें से कोई भी इवेंट को मैच नहीं कर सकते। दिस इज कंप्लीटली एन एनाथेमा टू व्हाट डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर। Alongside that, कुछ बड़ी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 39th अमेंडमेंट ने जुडिशियल रिव्यू फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर इलेक्शंस रिस्पेक्टिवली को ले लिया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा, इन द सेंस दैट एसेंशियली कोर्ट चेक कर सकता है कि बाकी सारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। अभी 3 ही साल हुए थे, इनफैक्ट 2 ही साल हुए थे। केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973 ने 24 अप्रैल 1973 को एक
डॉक्ट्राइन का इन्वेंशन किया था जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोलते हैं. And this court in a 13 judge bench judgment had given that judicial review is a part of basic structure doctrine. इसका मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू को आप किसी भी तरह से वायोलेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते. बट रीड योर पेजेस हियर. 38th and 39th amendment are blatantly disregarding कि judicial review is existing in India. So please remember, your entire constitutional safeguards are off the window. Nobody is looking at this, and I believe that you will really understand कि उस टाइम पर एक ट्रांजिएंट मेजोरिटी, एक सरकार जिसे थोड़े समय के लिए चुनी गई थी, उसने एक स्टैटिक और सुप्रीम लॉ, दैट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली हटा दिया था. देयर वाज अनलिमिटेड पावर्स, और उस अनलिमिटेड पावर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. I don't have the time, you don't have the time, no one has the time in this small video to deal with 42nd amendment. The reason to that here is that about 1/3 of the constitution of India को amend कर दिया गया. I hardly remember or believe that there is any part of the constitution that was left untouched. Now one would wonder कि ऐसा कैसे हो गया, because amendment तो parliament पास करता है. But the problem here was that opposition था ही नहीं. The entire opposition was languishing in the jails. तो फिर तुम्हें कौन रोकेगा? And that is why one after another constitutional amendments पास की गई, whatever was done. So much so कि 42nd amendment is sometimes sarcastically remarked to as the mini constitution of India. Practically everything जो तुम सोच सकते हो ना, वो यहाँ पर हो गया. Essentially giving unlimited powers to the सरकार. सरकार अपने आप को unlimited powers रख रही थी, and constitutional limitations were off. ये चलता रहा सिलसिला till 21st March of 1977, when Madam Indira Gandhi ने अपने मर्जी से emergency lift किया, and then India went for the elections. नए लोकसभा चुनाव हुए, and for the first time ever a non-Congress सरकार बनी at the level of the center. जनता पार्टी वो इलेक्शंस में जीती, कांग्रेस was routed, and under the leadership of Prime Minister Morarji Desai एक नई सरकार गठन की गई और बनाई, और उन्होंने ऑपरेट करना स्टार्ट किया 1977. You know, amongst the first things which this government did, उन्होंने पास किया 44th Constitutional Amendment Act 1978. The first thing probably was ये था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को और बढ़ाया, ताकि द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर फॉर इन्वोकिंग इमरजेंसी पावर्स को और कठिन बनाया जाए, ताकि इस तरह का रेपिटेशन ना हो जाए जो 1975 से लेकर 1977 तक हुआ. दिस इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, इसके बारे में मैं या आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो देयर इज वन वेरी ऑथेंटिक सोर्स वेयर यू कैन स्टडी. सून आफ्टर इमरजेंसी एक जस्टिस शाह कमीशन बनाया गया, which was constituted to investigate कि क्या क्या excesses हुए थे during emergency, what went wrong, what were the things which were bad, and so on and so forth. Some of these opinions and some of these findings were at best, or rather in the lack of better words, heart-wrenching. उस दौरान sterilizations, नसबंदी का एक अंडर द नेम ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशंस का एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया, एक कैंपेन स्टार्ट किया. मोर देन 1 करोड़ सच स्टेरिलाइजेशंस, फोर्स स्टेरिलाइजेशंस किया गया, लीडिंग अप टू मोर देन 1700 डेथ्स एंड forcible retirement of more than 25,000 government employees. You can keep on reading about it and we can keep on talking about it, but I don't want to sensationalize the video. All I want to say is that we live in democracy. We live in a place जहाँ पर rule of law है. We live in a place जहाँ पर lex rex है. Law is the king. Constitution is supreme. Any such attempt, any such emergency which takes away these constitutional safeguards is against the spirit of democracy. And this is what we don't want. डेमोक्रेसी एक बड़ी फ्रेजाइल और बड़ी प्रेशियस चीज़ होती है.
जिन देशों में, जिन जगहों पर डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां के लोगों से पूछो कि इसका क्या मतलब होता है कि यू कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। तो गो टू म्यांमार, गो टू नॉर्थ कोरिया, गो टू दीज डिक्टेटरशिप कंट्रीज, तुम्हें रियलाइज होगी कि कितनी मजबूरी महसूस होती होगी उन जनताओं को जहां पर अनलिमिटेड पावर्स होती है टू द स्टेट। वी डोंट वांट टू सी दैट कंट्री। ये कंट्री lives on the spirit which is mentioned in the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation, in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. This is what we live for and die for. We don't want a repetition of emergency, and that is one of the reasons you should know how we were once dealt with this kind of an attack on democracy. So I don't want to say any politically charged word, but बुरा तो हुआ था. You have 30 seconds to answer this question. अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देख रहे थे तो आंसर दो. Who filed the case against Indira Gandhi's 1971 election? जयप्रकाश नारायण, L.K. Advani, राज नारायण या अटल बिहारी वाजपेयी? This is not a live session, लेकिन I will be looking out for your answers in the comments. अगर तुमने ढंग से देखा होगा इस वीडियो को तो I'm sure this will be an easy answer for all of you. I hope you have understood this entire video, and if you have understood this, please like and subscribe. In the words of an academy, let's crack it. God bless and Jai Hind.